गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर नेशनल यूरोप का पार्ट सेकंड आप सभी के सामने है। नाउ वी डिस्कस द टॉपिक 3, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी नेशन देयर शुड बी ए कॉमन आइडेंटिटी। किसी भी नेशन के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो सबसे बेहद जरूरी चीज है वो है कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर एमंग द पीपल ऑफ दैट नेशन। वहाँ के लोगों के बीच कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान। वहाँ की जो संस्कृति है वो भी कॉमन होनी चाहिए, लोग एक ही संस्कृति को अपनाएं। बट इट वाज नॉट इन यूरोप, लेकिन ऐसा यूरोप में नहीं था। इन हैप्सबर्ग एम्पायर, एम्पायर है यूरोप में, हैप्सबर्ग नाम है जिसका, पीपल स्पोक जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड इटली लैंग्वेजेस। वहाँ के लोग अलग अलग भाषा यूज करते थे। कुछ लोग जर्मनी बोलते थे, कुछ लोग इटली लैंग्वेज बोलते थे, कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। So the formation of nation in Germany, it is very necessary to understanding the making of nationalism. तो सबसे पहले राष्ट्र निर्माण के लिए जर्मनी में बेहद जरूरी था कि ये समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी था। टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज को समझने के लिए वी हैव टू नो अबाउट फॉलोइंग टॉपिक। हमें कुछ टॉपिक को जानना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, सेकंड आता है लिबरल नेशनलिज्म, थर्ड आता है कंजर्वेटिज्म और फोर्थ आता है रिवॉल्यूशनरीज। इन सबको समझना बेहद जरूरी है। तो हम लाइन बाय लाइन टॉपिक को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी वीडियो, अभी मैं आपके ग्रुप पर वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन कभी कभी कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वीडियो डिलीट भी हो सकती है। तो इसलिए मैं इन वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल मुद्गल क्लासेस पर भी डाल रहा हूं। तो आप लोगों को कभी इस तरह की कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन अपने आप ही मिलता रहे, और आपको वीडियो कभी भी देखनी हो तो आप उससे वंचित ना हो, कभी भी चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसके जो 4 टॉपिक थे उनमें से बताऊंगा। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। इरेज कर रहा हूं। पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। It was divided into two parts. In 19th century, 19वीं शताब्दी में यह 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें पहला पार्ट था एरिस्टोक्रेसी, और सेकंड पार्ट था पीजेंट्री। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी वो लोग होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। पीजेंट्री का मतलब क्या होता है? जो काश्तकार किसानों के परिवार से। एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो राज महाराजाओं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो इसमें जो मेन वो आएगा पहला आएगा लेस पॉपुलेशन। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है एरिस्टोक्रेसी की, और इसकी जो होती है वो हाई पॉपुलेशन कंपेयर टू एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, सेकंड है हाई क्लास डोमिनेटेड पीपल। इसमें हाई क्लास डोमिनेटेड पीपल होते हैं, मतलब ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जो हाई क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इसमें क्या आएगा? लो क्लास पीपल आते हैं, इसमें किसान वगैरह, लेबर टाइप लोग। थर्ड चीज आती है इसमें लैंडलॉर्ड्स आते हैं, जमीन के मालिक। ठीक है, उसमें क्या आता है? लैंडलेस फार्मर्स आते हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है। जो रेंट पे रहते हैं, इसका मतलब लैंडलेस फार्मर्स का मतलब जो लोग रेंट पे रहते हैं। ठीक है,
इन सभी के पास सारे राइट्स होते हैं, हैड ऑल राइट्स, सारे अधिकार होते हैं, और इनके पास कोई राइट नहीं होता, हैड नो राइट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री, तो आपको ये लिखना है, हैड नो राइट्स। समझ में आ गया आप सभी के सामने। इसमें एक और आता है, न्यू मिडिल क्लास और आती है। न्यू मिडिल क्लास में क्या थे, ये चीज और देख लें। इसी टॉपिक में न्यू मिडिल क्लास आती है। मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्य वर्गीय परिवार। न्यू मिडिल क्लास और आती है जिसमें एजुकेटेड पीपल आते हैं। कौन से आते हैं? एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल में कौन से हो गए? डॉक्टर हो गए, लॉर्ड्स हो गए, टीचर्स हो गए। एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स मतलब वकील, ठीक है, इस तरह के लोग आते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, और ये लोग हमेशा डिमांड करते हैं इक्वल सोसाइटी की, इक्वल सोसाइटी, बराबर एक जैसा समाज होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक ये कंप्लीट होता है, ठीक है, इसको जल्दी नोट कर लिया। फिर मैं सेकंड टॉपिक की बात करता हूं, जो इसमें मेकिंग ऑफ नेशनल इन यूरोप में सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या था, मैंने बताया था, लाइबरल नेशनलिज्म। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रीच कर रहा हूं। फिर सेकंड आता है लाइबरल नेशनलिज्म। लाइबरल नेशनलिज्म में हम बात करेंगे, इसमें इसका क्या मतलब है। इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए। सेकंड आता है सभी लोगों को कानून के सामने बराबर होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। समझ में आ गया लिबरल नेशनलिज्म का मतलब। थर्ड है गवर्नमेंट बाय कांस्टेंट, गवर्नमेंट स्थिर होनी चाहिए, ये नहीं रोजाना गवर्नमेंट बदल जाए। और फोर्थ है इसका फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, बाजार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्केट में जाकर खरीदारी कर सकता है जहां उसको सूटेबल हो। पहले क्या होता था, कानून जो डिक्टेटरशिप होती थी उसमें राजा महाराजाओं का मार्केट या उनके महलों में काम करने वाले लोग जो शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे उन लोगों के मार्केट अलग होते थे, और मिडिल क्लास फैमिली के मार्केट अलग होते थे। मिडिल क्लास फैमिली के लोग उसमें नहीं जा सकते थे। इस तरह करना है, ठीक है। अब लाइबरल नेशनलिज्म से नेशनलिज्म का आइडिया हर जगह स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से 1789 में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि ये लोग डिमांड करने लगे इन चीजों की, जिसके कारण ये आइडिया विचार फैलने लगे, जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय स्टेट के अंदर जो कस्टम ड्यूटी थी, जो टैक्स लगता था व्यापार पे, उन्हें खत्म कर दिया गया, और स्टेट टू स्टेट जो कस्टम ड्यूटी थी उन्हें एबोलिश नहीं किया गया। मतलब आप किसी विदेश में सामान भेज रहे हो तो कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई, लेकिन स्टेट टू स्टेट जो कस्टम ड्यूटी थी उसको खत्म नहीं किया गया। उसके लिए एक यूनियन फॉर्म की गई जिसका नाम था जॉल बराइन। स्टेट टू स्टेट कस्टम ड्यूटी के लिए एक यूनियन फॉर्म की गई जिसका नाम था जॉल बराइन, जो 1834 में बनी थी। इसको याद रखें, एक पॉइंट याद रखें, ये कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1834। समझ में आया? दे एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, दे एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है जितनी भी व्यापार में रुकावट थी उनको हटा दिया गया। दे एबोलिश 28 करेंसीज आउट ऑफ 30। उस टाइम 30 करेंसी चलती थी, उनमें से 28 करेंसीज को खत्म कर दिया गया, केवल 2 करेंसीज प्रचलन में हो गई।
नेपोलियन के समय सबको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, केवल उन्हीं आदमियों को वोटिंग राइट्स दिए जाते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, संपत्ति होती थी, जो वही लोग वोट कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेटिव, इसको नोट कर लें। लिबरलिज्म में क्या क्या था? इंडिविजुअल फ्रीडम थी, पॉलिटिकल फॉर लॉ था, गवर्नमेंट कांस्टेंट थी, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स थी, एक क्लब बना जिसका नाम था जॉल्बेराइन, जो स्टेट टू स्टेट जो कस्टम ड्यूटी थी उसके ऊपर कस्टम यूनियन बना था 1834 में। इसमें टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर दिया गया और जितने टोटल करेंसीज थी 30, उनमें से 28 करेंसीज को बैन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड जो इसमें आएगा पॉइंट 2 में आपको बता रहा हूं, वो है कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या था? ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन, इन तीनों देशों ने आपस में मिलकर हाथ मिला लिया और नेपोलियन को हराने के लिए 1815 में जो युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध, उसमें नेपोलियन को हराने के लिए तीनों देश मिल गए। उसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट फ्रांस में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी है उन्हें प्रिजर्व करना चाहती थी, बचाना चाहती थी यूरोपियन गवर्नमेंट। उसके लिए जितने भी नेपोलियन के टाइम में चेंजेस किए गए उनको अंडू किया गया, मतलब बदल दिया गया और ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई, जिसमें 3 डिसीजन थे। ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि, जिसमें 3 डिसीजन थे। पहला था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के बॉर्डर पे स्टेटों की स्थापना की जाए, जिससे कि भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाए, फ्रांस आगे अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा पाए, so that it cannot expand in future, भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सेकंड था रिस्टोरेशन ऑफ बुर्बो डायनेस्टी, बुर्बो राजवंश की दोबारा स्थापना की जाए। थर्ड था कंटिन्यूएशन ऑफ मोनार्ची फ्रांस, फ्रांस में दोबारा से मोनार्ची सिस्टम को लाया जाए। समझ में आ गया कि इसके ट्रीटी ऑफ वियना हुए थे, इसमें 3 ये चीजें रखी गई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, सो इट कैन नॉट बी एक्सपेंड इन फ्यूचर, जिससे फ्रांस आगे कभी बढ़ नहीं पाए। रिस्टोरेशन ऑफ बुर्बो डायनेस्टी, बुर्बो डायनेस्टी की दोबारा से स्थापना को और मोनार्ची सिस्टम फ्रांस में चलता रहे। यूरोपियन गवर्नमेंट के इस निर्णय के विरोध करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज ने इंटरनली सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, जिसका एम था स्प्रेड टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अपोज टू ट्रीटी ऑफ वियना, फाइट फॉर द फ्रीडम। यूरोपियन गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की, इसके विरोध में कुछ क्रांतिकारियों ने एक सीक्रेट सोसाइटी गठन की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाना है। दूसरा था अपोज टू ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना की अपोज में जाना। और लास्ट था फाइट फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। ये जो सोसाइटी गठित की थी वो एक रिवॉल्यूशनरी था जिसका नाम था जिउसेप्पे मैज़िनी, जिउसेप्पे मैज़िनी, जो एक इटालियन था और उसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी।
सारे कंजर्वेटिव मैजिनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का यूनिफिकेशन चाहता था, इटली का एकीकरण चाहता था, इसलिए सारे कंजर्वेटिव उससे डरते थे। इस तरह आज का जो थर्ड टॉपिक था मेकिंग ऑफ नेशन इन यूरोप खत्म होता है। एक और रह गया इसमें फोर्थ, एक चीज और रह गई है वो मैं और बता दूं। इतना यही हो गया, ये तो कंजर्वेटिज्म हो ही गया। रिवॉल्यूशनरीज में वही आ गया जिसपे मैजिनी, चौथा पॉइंट था रिवॉल्यूशनरीज में जिसपे मैजिनी आ गया, जिसने जो इटली का रहने वाला था, यंग इटली और यंग यूरोप, उसने दो सीक्रेट संगठन बनाए थे। ठीक है, समझ में आ गया। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ये हम कल पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।